नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हम भारतीय संविधान का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने भारतीय संविधान के 22 भागों का एक संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया था। आज की इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के पहले भाग के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, भारत एक संप्रभु राज्य है और संप्रभु राज्य होने के नाते चारों ही तत्वों का निश्चित भूभाग, जनता, सरकार और संप्रभुता, इनका भारत में निहित होना भी स्वाभाविक है। जहां तक निश्चित भूभाग की बात है, तो निश्चित भूभाग की व्याख्या भारतीय संविधान के पहले ही भाग के भीतर अनुच्छेद संख्या 1 से लेकर 4 के बीच में की गई है। अनुच्छेद संख्या 1 में भारतीय संघ और इसके राज्य क्षेत्र की व्याख्या की गई है। दरअसल भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 है, इसमें 3 क्लॉजेज हैं। ये तीनों ही क्लॉजेज क्या कहती हैं, इसे समझ लेते हैं। अनुच्छेद 1 की जो पहली क्लॉज है वो कहती है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया जो कि भारत है, वह राज्यों का एक संघ होगा। ये जो क्लॉज है, ये 2 बातें स्पष्ट करती है। पहली, देश का नाम क्या होगा, और दूसरी, राज्य का स्वरूप क्या होगा। दोस्तों, जहां तक देश के नाम की बात है, तो संविधान में इंडिया और भारत दोनों ही शब्दों को अंकित किया गया है। जब संविधान का निर्माण हो रहा था, तो इस विषय के ऊपर संविधान सभा में चर्चा होती है कि आखिर देश का नाम क्या हो। कुछ विद्वान भारत को देश का नाम रखना चाहते थे, क्योंकि यह हमारा पुरातन नाम है, वास्तविक पहचान हमारी भारत नाम से ही है। लेकिन कुछ संविधान सभा के सदस्य ये मानते थे कि इंडिया हमारा आधुनिक नाम है और वर्तमान समय में समूचा विश्व हमें इसी नाम से जान रहा है, अतः इसी नाम को कंटिन्यू किया जाना चाहिए। ऐसे में दोनों ही नामों को भारतीय संविधान में अंकित कर दिया जाता है और क्या लिखा जाता है? लिखा जाता है इंडिया दैट इज भारत। तो पहली बात स्पष्ट हो कि हमारे देश के इंडिया और भारत दोनों ही नाम हैं और ये संवैधानिक दर्जा रखते हैं। दूसरी बात क्या स्पष्ट होती है? दूसरी बात स्पष्ट होती है कि भारत जो राज्य है, उसका स्वरूप क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, स्पष्ट लिखा है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। यहां आपको हमेशा याद रखना है, इंडिया इज नॉट अ फेडरल स्टेट। इंडिया एक संघीय राज्य नहीं है, बल्कि क्या है? एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। यहां पर आपके दिमाग में जरूर प्रश्न पैदा हो रहे होंगे कि यूनियन ऑफ स्टेट्स होना क्या होता है और फेडरल स्टेट होना क्या होता है। इन दोनों के बीच में आखिर क्या अंतर होता है? दोस्तों, अमेरिका एक फेडरल स्टेट है, क्योंकि अमेरिका का निर्माण 13 उपनिवेशों अर्थात कॉलोनीज के द्वारा किया गया था। दरअसल इतिहास में अमेरिका नाम का कोई भी देश नहीं था। 13 उपनिवेश आपस में एक समझौता करते हैं और एक संघ का निर्माण करते हैं। उस संघ का नाम इनके द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रखा जाता है। अब यहां प्रश्न पैदा होता है कि 13 उपनिवेश अर्थात कॉलोनीज संघ का निर्माण क्यों करते हैं? देखिए, ये जो 13 उपनिवेश थे, ये छोटे छोटे उपनिवेश थे, कमजोर थे। कमजोर होने के कारण ये अपनी सुरक्षा कर पाने में उतने सक्षम नहीं थे। इन्हें लगा कि अगर हम एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो हम शक्तिशाली हो जाएंगे, हम अपनी सुरक्षा करने में सक्षम हो जाएंगे और साथ ही हम मिलजुल कर अपने सामूहिक हितों को बेहतर तरीके से प्राप्त करने के लिए काम कर सकेंगे।
तो इस तरह हम देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका नामक एक संघीय राज्य अर्थात फेडरल स्टेट की स्थापना होती है। अब हम बात करते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स की, जो कि हमारा देश भारत है। देखिए दोस्तों, जो संघात्मक राज्य था वो कैसे बना था? जब इकाइयां अर्थात कॉलोनीज, जिनको हम प्रांत आज के समय में मानते हैं, एक प्रांत, दो प्रांत, 3, 4, 5, ये सारे आपस में जुड़ते हैं और एक संघ का निर्माण करते हैं, तो उसे हम फेडरल स्टेट कहते हैं। लेकिन क्या भारत के जो प्रांत हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, क्या इन्होंने भी आपस में समझौता करके भारत का निर्माण किया है? नहीं। भारत अंग्रेजों के आने से पहले भी था, मुगलों के शासन करने से पहले भी था, मुगलों से पहले जितने भी राजा महाराजा हुए हैं उनसे पहले भी भारत था, भारतीय सभ्यता थी, भारतीय राष्ट्र मौजूद था। राजाओं महाराजाओं के शासन के दौरान उनके राज्य का आकार कुछ भी रहा हो, भू सीमाएं कुछ भी रही हो, लेकिन भारत राष्ट्र हमेशा से मौजूद था। ऐसे में हम ये स्पष्ट रूप से पाते हैं कि भारत का निर्माण आजादी के बाद भारत के प्रांतों ने समझौता करके नहीं किया है, बल्कि भारत तो पहले से ही अस्तित्व में था। इसीलिए हमारे जो संविधान निर्माता हैं वो ये तर्क देते हैं कि भारत का निर्माण समझौते के माध्यम से एक संघ के तौर पर नहीं हुआ है। हां, भारत में शासन और प्रशासन को चलाने के लिए कार्यों और शक्तियों का बंटवारा प्रांतों के बीच में किया जाता है, इसलिए हम एक संघीय राज्य नहीं बल्कि एक यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं। यहां पर ये दोनों ही एग्जाम्पल्स के माध्यम से मैंने आपको एक बात स्पष्ट कर दी कि संघात्मक राज्य क्या होगा, जहां पर इकाइयां अर्थात प्रांत आपस में समझौता करने के बाद एक संघ का निर्माण करते हैं, जबकि यूनियन ऑफ स्टेट्स में किसी भी तरह के संघ का निर्माण नहीं किया जाता है। दूसरा क्या अंतर है दोनों के बीच में? दूसरा यह अंतर है, चूंकि देखो संघात्मक जो राज्य है उसमें इकाइयों ने समझौता करके स्टेट का निर्माण किया है। ऐसे में ये जो इकाइयां हैं, ये जो प्रांत हैं, एक संघ से अलग हो सकती हैं, ये अलग हो गई, वो अलग होगी, सबको आजाद होने का, अलग होने का अधिकार होता है। लेकिन यूनियन ऑफ स्टेट्स जो कि भारत है, इसमें भारत की किसी भी इकाई अर्थात प्रांत को भारत से अलग होने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। मान लीजिए कोई भी स्टेट कल दिन ये कहता है कि हमें भारत के साथ नहीं रहना बल्कि हम अलग होना चाहते हैं, तो इस तरह की बात तक करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। भारत अटूट था, अटूट है, अटूट रहेगा। अखंड भारत हमेशा था, है और रहेगा। तीसरा क्या अंतर है? तीसरा अंतर यह है कि जो फेडरल स्टेट होते हैं जैसे कि अमेरिका, वहां पर दो तरह के संविधान होते हैं, दो ही तरह की नागरिकता नागरिकों को प्राप्त होती है, और वहां पर जो प्रांत होते हैं उन्हें अधिक कार्य करने के लिए शक्तियां प्रदान की गई होती हैं। लेकिन हमारे देश भारत में एक ही संविधान है, एक ही तरह की नागरिकता प्रदान की गई है, और हमारे देश भारत में राज्यों की अपेक्षा हमारी जो केंद्र सरकार है उसे अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। तो ये जो तीन मेजर डिफरेंस हैं ये मैंने आपको स्पष्ट कर दिए, जो यह पूरी तरह से क्लियर करते हैं कि भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, न कि एक फेडरल स्टेट। ये चीज मैंने इसलिए आपको विस्तार से समझाई क्योंकि यह अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारत क्या है। ऑप्शन अक्सर रहते हैं, क्या भारत संघात्मक राज्य है, एकात्मक राज्य है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या उत्तर देंगे? भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं दूसरी क्लॉज की। थोड़ा सा मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हम कौन सा अनुच्छेद कर रहे हैं। अभी हम भाग ए का पहला ही अनुच्छेद पढ़ रहे हैं, उसकी हमने पहली क्लॉज समझ ली। अब हम दूसरी क्लॉज की बात करते हैं। दूसरी क्लॉज कहती है
कि राज्यों एवं संघ शासित राज्यों का जो नाम होंगे, उनका जो क्षेत्र होगा, वह संविधान की पहली अनुसूची में वर्णित होगा या वर्णित किया गया है। यहां पर यह बात आपको स्पष्ट कर देता हूं कि भारतीय संविधान में 22 भागों के अलावा 22 अनुसूचियां भी हैं। अब अनुसूचियां क्या हैं, उनके अंदर क्या व्यवस्था है, ये कोशिश करूंगा कि आने वाली वीडियोस में ये चीज आपको समझाऊं। फिलहाल आप सिर्फ ये याद रखें कि भारत में जितने भी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके नाम, उनका राज्य क्षेत्र पहली अनुसूची में लिखा गया है। इसके बाद आती है क्लॉज नंबर 3। क्लॉज नंबर 3 भी भारतीय राज्य क्षेत्र के बारे में बताती है कि भारतीय जो राज्य क्षेत्र होगा वो 3 तरह का होगा। नंबर 1 राज्यों का क्षेत्र, नंबर 2 संघ शासित क्षेत्र जिसको हम केंद्र शासित प्रदेश के नाम से जानते हैं, और नंबर 3 ऐसे क्षेत्र जिन्हें भविष्य में भारत में शामिल किया जाएगा। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पुदुचेरी, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली, गोवा, ये कुछ एक ऐसे प्रदेश हैं, सिक्किम, जो जब देश आजाद हुआ था तो हमारे भारत का हिस्सा नहीं थे। ये जैसे पुदुचेरी की बात की जाए, ये फ्रेंच कॉलोनी था। गोवा पुर्तगालीज कॉलोनी था, पुर्तगाल एक देश है, उसकी कॉलोनी था। इन क्षेत्रों को भारत ने बाद में भारत में मिलाया है। दोस्तों, अब बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 2 की, जो नए राज्य क्षेत्रों को भारत में शामिल करने के बारे में व्याख्या करता है। दोस्तों, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स की व्याख्या अनुच्छेद संख्या 2 में की गई है। इस पूरी लाइन को, इस पूरे अनुच्छेद को समझने से पहले सबसे पहले यह जानते हैं कि न्यू स्टेट क्या है। जैसे कि आप जानते हैं भारत में इस वक्त कितने स्टेट हैं? 28 स्टेट्स हैं। मान लीजिए हम किसी विदेशी भूभाग को, किसी विदेशी क्षेत्र को भारत में शामिल करते हैं और एक राज्य के रूप में शामिल करते हैं, तो इसे हम न्यू स्टेट कहेंगे। अच्छा, यहां यह स्पष्ट हो जाए कि किसी भी विदेशी भूभाग को भारत में कैसे शामिल किया जाएगा, तो यह 2 तरीके से हो सकता है। पहला एडमिशन के माध्यम से और दूसरा है एस्टेब्लिशमेंट के माध्यम से। अब पहले समझते हैं कि एडमिशन होना क्या होता है। मान लीजिए पाकिस्तान यह कहता है कि आजादी से पहले हम भारत का हिस्सा थे, आजादी के दौरान हम भारत से अलग हुए, लेकिन अब हमें फिर से भारत में मिल जाना है। भारत और हमारी संस्कृति, हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, हमारी नस्ल एक है, हमें भारत के साथ फिर से मिलना है और एक विशाल अखंड भारत का निर्माण करना है। तो ऐसी स्थिति में देखिए, पाकिस्तान अपनी इच्छा से कह रहा है कि वो भारत में शामिल होना चाहता है, तो इसे हम एडमिशन कहेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट होना क्या होता है? देखिए, 1962 के युद्ध में चीन ने भारत पर आक्रमण करके भारत के बहुत सारे क्षेत्र के ऊपर कब्जा जमा लिया था। आज की डेट में मान लो भारत उस क्षेत्र को वापस पा लेता है, वापस किसी भी तरीके से पाता है। मान लीजिए, अब देखिए, निश्चित सी बात है चीन तो उसको नहीं देना चाहेगा, लेकिन मान लीजिए हम उसके ऊपर बल प्रयोग करते हैं, उसके ऊपर दबाव बनाते हैं, चीन को मजबूर कर देते हैं कि वो हमें हमारा क्षेत्र लौटा दे। तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है कि सामने वाला क्षेत्र तो नहीं देना चाहता है, लेकिन फिर भी हम उसे हासिल कर रहे हैं। तो इस तरह अगर कोई क्षेत्र हम अपने देश में मिलाते हैं तो उसे एस्टेब्लिशमेंट कहा जाएगा। दोस्तों, चाहे एडमिशन के माध्यम से, चाहे एस्टेब्लिशमेंट के माध्यम से कोई भी क्षेत्र अगर देश का हिस्सा बनाया जाता है, तो ऐसा करने का जो कार्य है, ऐसा करने की जो अधिकार क्षेत्र है या शक्ति है, वह संसद को प्राप्त है कि संसद उन क्षेत्रों के संदर्भ में नियमों अर्थात कानूनों का निर्माण कर सकती है। तो यह था आपका अनुच्छेद संख्या 2। अब इसके बाद
आगे बढ़ने से पहले यह स्पष्ट कर देता हूं, सिक्किम जो कि भारत का एक राज्य है, वह 1975 में भारत में शामिल किया जाता है, क्योंकि उससे पहले वह एक अलग किंगडम हुआ करता था। इसे एडमिशन के माध्यम से भारत का 1975 में राज्य के रूप में शामिल किया जाता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद संख्या 3 की। अनुच्छेद संख्या 3 भारत के भीतर ही नए राज्यों के निर्माण, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, राज्यों के क्षेत्रों को घटाना बढ़ाना, उनके नामों पर परिवर्तन से संबंधित है। देखिए दोस्तों, हमारे देश की जो संसद है उसे संविधान के द्वारा यह शक्ति प्रदान की गई है कि वो देश के भीतर नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। उदाहरण के लिए हमारे देश में सर्वप्रथम 1953 में 1953 में सबसे पहली बार भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश नामक एक नए राज्य का निर्माण किया गया था। इसके बाद 1960 में बॉम्बे नामक एक हमारा जो प्रांत था उसके दो हिस्से कर दिए जाते हैं। गुजराती भाषा बोलने वालों के लिए गुजरात और मराठी भाषा बोलने वाले लोगों के लिए महाराष्ट्र नामक दो अलग अलग राज्यों का निर्माण भाषाई आधार पर किया जाता है। इसी तरह 1963 में नागालैंड, 1966 में पंजाब जो कि एक बड़ा राज्य था उसको भी दो भागों में बांट दिया जाता है। पंजाबी बोलने वालों के लिए पंजाब और हिंदी बोलने वालों के लिए हरियाणा नामक राज्य का निर्माण किया जाता है। कहने का मेरा अभिप्राय है, बहुत ज्यादा एग्जाम्पल नहीं दूंगा, कि जो देश की संसद है वह अनुच्छेद संख्या 3 के तहत नए राज्यों का देश के भीतर निर्माण कर सकती है। हाँ, निर्माण का आधार कुछ भी हो सकता है। निर्माण का आधार जो भी संसद को उचित लगे उस आधार पर संसद निर्माण कर सकती है। अभी रिसेंटली आपने देखा कि 2014 में तेलंगाना नामक एक राज्य का निर्माण आंध्र प्रदेश को तोड़कर किया गया था। वहीं पर आप अभी 5 अगस्त 2019 में पाते हैं कि जो हमारी अभी की सरकार है, एनडीए की सरकार, वह जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A को हटा के जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा उसे वापस ले लेती है और उसे केंद्र शासित प्रदेश बना देती है। तो यहां पर स्पष्ट हो कि नए राज्यों का निर्माण करना है, किसी भी रूप में करना है। कहने का तात्पर्य है निर्माण करने का आधार कुछ भी हो, ये तमाम चीजें करने का जो अधिकार है, शक्ति है, यह संसद को प्राप्त है। अब इससे आगे जो बात आती है वो आती है राज्य के क्षेत्र को बढ़ाना। इसका भी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हमारा प्रदेश हिमाचल जो 1948 में गठित हुआ था, इसमें सिर्फ 4 ही जिले हुआ करते थे, चंबा, म्हासू, सिरमौर और मंडी। बाद में इसके क्षेत्र में विस्तार किया गया, जैसे बिलासपुर को इसमें शामिल किया गया। उसी तरह 1966 में जब पंजाब राज्य का विभाजन होता है तो उस समय पंजाब के जो पहाड़ी क्षेत्र थे उन्हें हिमाचल प्रदेश का हिस्सा बना दिया जाता है। तो यहां पर भी आप देख पा रहे हैं कि देश की संसद क्या कर सकती है, एक राज्य के क्षेत्र को कम करके उसे दूसरे राज्य के क्षेत्र में जोड़ सकती है और उसके राज्य क्षेत्र को बढ़ा सकती है। तीसरा, अनुच्छेद नंबर 3 के ही तहत किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है, ये इसी के अंदर मैंने आपको समझा दिया। चौथा, किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। और पांचवा, किसी भी राज्य के नाम में भी परिवर्तन करने का अधिकार संसद को है। उदाहरण के तौर पर पहले एक बहुत बड़ा राज्य था बॉम्बे, लेकिन बाद में महाराष्ट्र और गुजरात नामक राज्यों का निर्माण कर दिया जाता है। उसी तरह उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा कर दिया जाता है। तो ये तमाम अधिकार संसद को अनुच्छेद संख्या 3 के तहत प्राप्त हैं। लेकिन यहां पर यह बात विशेष तौर पर से आपने याद रखनी है कि संसद राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही इस तरह के कार्य करती है। दोस्तों, अब बात करते हैं अनुच्छेद संख्या नंबर 4 की। अनुच्छेद संख्या नंबर 4 कहता है
कि संसद आर्टिकल नंबर 2 और 3 में जो भी संशोधन करेगी वह भारतीय संविधान में संशोधन करने का जो आर्टिकल है 368 उसके तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि संविधान में जो भी संशोधन होता है वह होता है अनुच्छेद संख्या 368 के तहत, लेकिन आर्टिकल नंबर 4 बोलता है कि अगर आर्टिकल नंबर 2 और 3 में कुछ भी बदलाव किया जाता है तो उसे संविधान में आर्टिकल नंबर 368 के तहत का संशोधन नहीं माना जाएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आज के लिए इतना काफी है। अब आप कमेंट बॉक्स में अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देंगे। मैं आशा करता हूं प्रश्न बहुत आसान है। भारत गणतंत्र कब बना और राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत संविधान द्वारा प्रदान की गई है? बहुत ही आसान प्रश्न है। बेशक आज की इस वीडियो में मैंने इनके बारे में बिल्कुल चर्चा नहीं की है। इससे जो पहले वाली वीडियोस हैं उनमें हम इन प्रश्नों को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको फिर भी प्रश्नों का उत्तर नहीं आ रहा है तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, अन्यथा प्रश्न बहुत आसान है। मैं आशा करता हूं, उम्मीद रखता हूं आपसे कि आप जरूर इनका उत्तर कमेंट बॉक्स में करेंगे। और अंतिम प्रश्न आपका रहेगा, नए राज्यों का निर्माण करने की शक्ति किसे प्राप्त है? दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। खूब पढ़ें, आगे बढ़ें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।